डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की ये सामाजिक विज्ञान की बुक है पृथ्वी हमारा आवास। तो इसमें जो है इसी को हम आगे कंटिन्यू बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे पार्ट 5 यानी कि चैप्टर नंबर 5 और उसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हमने जो है पहले हमने पढ़ लिया है चैप्टर 1, 2, 3, 4 इनका हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हम इसको अब शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, यानी कि पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। और वो किसकी वजह से मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए जितने भी आवश्यक तत्व है, भूमि, जल, हवा, ये सभी यहाँ पर पृथ्वी में मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। यानी कि जो पृथ्वी की सतह है वो ऐसी है जहाँ पे पर्यावरण के जो 3 घटक है वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, यानी कि जो स्थल भाग है, यानी कि जो लैंड पार्ट है, वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, हम भूमंडल कहते हैं। और गैस की जो परत है, यानी कि जो चारों तरफ पृथ्वी की ओर घिरी हुई है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। तथा जहाँ पर जो है क्या हो पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरे अन्य गैसेज भी यहाँ पर पाई जाती है। पृथ्वी बहुत बड़े भाग पर जो है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाया जाता है, जल भाग पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। यानी कि जो पृथ्वी का जो बहुत बड़ा भाग है वहाँ पे जल पाया जाता है, उसको जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं पाई जाती है, जिसमें है बर्फ, जल और जलवाष्प, सभी इसमें पाई जाती है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल मतलब बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यहाँ पर क्या है, एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पर स्थल, जल और हवा तीनों ही एक जगह पे, एक स्थान पे एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन संभव है। तो ऐसे नैरो जो जगह, यहाँ पर ऐसे नैरो क्षेत्र या नैरो जोन ऐसा जहाँ पर स्थल, जल और हवा तीनों मिलते हैं, उसको जीवमंडल कहते हैं। तो इन शब्दों की भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ये जो शब्द हैं वो किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो सारे शब्द हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर, इन शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लिथास, एटमास, ह्यूडर और बायोस से हुई है। लिथास का मतलब यहाँ पर है पत्थर। तो लिथास जो वर्ड है उससे जो है लिथोस्फीयर की उत्पत्ति हुई है। और एटमास जो है जिसका अर्थ है वाष्प, इससे एटमास से हुई है एटमॉस्फेयर की उत्पत्ति हुई है। हुडर का अर्थ है जल, यानी कि जिसमें जल पार्ट अधिक हो, तो उस हुडर, जो ये ग्रीक भाषा का वर्ड है हुडर, उससे हुआ है हाइड्रोस्फीयर शब्द की उत्पत्ति। और बायोस्फीयर जो है, बायोस, ग्रीक भाषा के बायोस शब्द से बायोस्फीयर की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है जीवन। आगे हम इन ये जितने भी प्रमुख परिमंडल हैं उनको हम डिटेल से बारी बारी से पढ़ेंगे चारों को। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भूमंडल, जिसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। पृथ्वी के जो ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भू प्रकृति की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना हुआ होता है। यानी कि जो क्रस्ट की जो चट्टानें हैं उसको और मिट्टी की जो पतली परत है उसको मिलाकर भूमंडल का निर्माण होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि जो पृथ्वी की सतह है उसको 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो जो स्थलीय भाग है बड़ा, उनको महाद्वीप कहा जाता है, और बड़े जो जल के भाग है उनको महासागरीय बेसिन कहा जाता है। विश्व की सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यानी कि जो विश्व के जो बहुत ये जितने भी महासागर हैं, ये क्या करे हुए हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इस मैप में देखते हैं, यहाँ विश्व के जितने भी महासागर हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि
समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, यानी कि जो ये मान लिया जाए फॉर एग्जांपल कि ये समुद्र है और इसके अंदर जो है ऊंचाई के भी चट्टान है, यहाँ पर है माउंटेन जैसे भी, और गर्त ट्रेच जैसे हिस्से भी यहाँ पर है। लेकिन जो समुद्री जल का जो तल होता है वो सभी जगह पे समान होता है। इसीलिए जो स्थल की ऊंचाई का अगर मेजरमेंट किया जाता है, उसे मापा जाता है, तो समुद्र तल से उसका मेजरमेंट लिया जाता है और उस समुद्र तल की जहाँ पे ये स्थिति होती है वहाँ पर उसको शून्य मान लिया जाता है। मेजरमेंट में उसको शून्य ऊंचाई मान ली जाती है। उसके बाद में जितनी भी ऊंचाई पे हम जाते हैं उसको काउंट करते रहते हैं उस ऊंचाई को। तो इस तरह से समुद्र तल जो है उसको ही क्या स्थल की जो ऊंचाई है उसको मापने के लिए जो माप ली जाती है वो समुद्र तल से ली जाती है और वहाँ पे उसको शून्य मान लिया जाता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। और विश्व का सबसे गहरा जो भाग है वो है प्रशांत महासागर, जिसका नाम प्रशांत महासागर के अंदर जो है मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेच विश्व का सबसे गहरा भाग है, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विश्व का सबसे ऊंचा भाग है माउंट एवरेस्ट और सबसे नीचा भाग है यानी कि सबसे गहरा जो भाग है वो है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है और माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है 8,848 मीटर और मेरियाना गर्त की गहराई होती है 11,022 मीटर। यानी कि जो पृथ्वी की गहराई है, सर्वाधिक जो गहराई वाला भाग है वो जो पृथ्वी की जो ऊंचाई का भाग है उससे ज़्यादा गहरा है। यानी कि दोनों की गहराई और ऊंचाई में बहुत अंतर है। अब हम इनको जो है महाद्वीपों को हम यहाँ पर देखते हैं बारी बारी से। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और ये इस बात सभी को पता है कि पृथ्वी पर जो है महाद्वीप है उनकी संख्या 7 है और ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हो रखे हैं। यानी कि जो जल राशियाँ हैं सब महासागर जो है इन्होंने इन महाद्वीपों को अलग अलग बांटा हुआ है, यानी कि अलग अलग कर रखा है। और ये महाद्वीप है, इनके नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। लेकिन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो है इसके क्रम वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑर्डर वाइज पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम जो है इनको उनके क्षेत्रफल के आधार पर जो है बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़े महाद्वीप का नाम है एशिया। अब हम इन महाद्वीपों के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे एशिया महाद्वीप के बारे में देखते हैं कि इस एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यानी कि जो एशिया महाद्वीप है वो इतना बड़ा है कि पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग में ये फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। यानी कि कौन सा अक्षांश इस महाद्वीप से होकर गुजर रहा है, कर्क रेखा। एशिया के पश्चिम में जो यूराल पर्वत है वो यूरोप से एशिया को अलग करता है। यानी कि यहाँ मैप में देखिए कि ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, इन दोनों की को अलग करने वाली जो सीमा है वो है यूराल पर्वत। अगर इस सीमा को एक मिनट थोड़े दिनों के कुछ समय के लिए ये भूल जाए या इनको इग्नोर कर दिया जाए यूराल पर्वत की सीमा को, तो इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है यानी कि आपस में इन अगर दोनों को जोड़ दिया जाता है तो इसका जो सम्मिलित नाम है वो रखा जाएगा यूरेशिया रखा जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कि एशिया जो महाद्वीप है, यूरोप और एशिया महाद्वीप के संयुक्त भाग जो है उसको क्या कहा गया है, यूरेशिया कहा गया है। यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया में बहुत छोटा है। यानी कि यूरोप जो है 6ठे नंबर का बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है।
यानी कि जो एशिया महाद्वीप है उसके पश्चिम में यूराल पर्वतमाला उसके पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वर्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा होता है, यानी कि आर्कटिक वर्त है जो है इससे होकर गुजरता है यूरोप महाद्वीप से, और ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप जिसका नाम है अफ्रीका। तो अफ्रीका जो है एशिया के बाद में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और विषुवत यानी कि 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के बिल्कुल मध्य से भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और हम चित्र में देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि यह अफ्रीका महाद्वीप ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत वर्त और मकर रेखा तीनों ही होकर गुजरती है। तो आइए हम इस चीज़ों को जो है मैप में देखते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का है ये अफ्रीका महाद्वीप है और इसके बिल्कुल बीच से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। और इसमें जो है इसका जो ज़्यादातर पार्ट है वो नॉर्थ गोलार्ध का जो लैंड पार्ट है नॉर्थ गोलार्ध में स्थित है। इससे जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है और मकर रेखा होकर गुजरती है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि जो सहारा रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र में हम देखेंगे कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, लंबी यानी कि लंबी दूरी पर तक बहने वाली जो रिवर है उसका नाम है नील नदी। ये भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। और हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है और विषुवत वर्त ये तीनों ही जो है रेखाएं ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं उत्तरी अमेरिका जो तीसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से एक सकड़े स्थल से जुड़ा हुआ है। सकड़ा जो स्थल पार्ट है उससे जुड़ा हुआ है जिसको पनामा जल संधि कहा जाता है। यहाँ हम मैप में देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक छोटा सा ये सकड़ा भाग है, इससे आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं पनामा स्थल संधि। स्थल संधि किसे कहा जाता है? ऐसा स्थल का सकड़ा भाग जो बड़े 2 स्थल भागों को आपस में जोड़ता है उसको कहते हैं स्थल संधि। तो क्वेश्चन याद रखने वाली बात यह है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला जो स्थल भाग है या स्थल संधि है उसका नाम क्या है? तो वह आएगा, इसका नाम पनामा स्थल संधि। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका है, इस उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, यानी कि जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है 3 बड़े महासागरों से घिरा हुआ है। तो उनका नाम क्या है कि पूर्व की ओर तो कौन सा है? अटलांटिक महासागर, पश्चिम की तरफ बहता है प्रशांत महासागर और उत्तर की तरफ है आर्कटिक महासागर। तो 3 महासागरों से ये घिरा हुआ है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम की ओर 2 महासागर स्थित है। तो पूर्व की ओर जो महासागर स्थित है उसका नाम है अटलांटिक महासागर और पश्चिम की ओर जो महासागर स्थित है उसका नाम है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये जो है ये भी दक्षिणी अमेरिका से होकर निकलती है और ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग से लेकर पूरे जो महाद्वीप है उसके दक्षिणी भाग तक होकर फैली हुई है। और दक्षिणी अमेरिका में विश्व की जो सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है अमेजन नाम से है तो वो यहाँ बहती है। तो सबसे बड़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो कैचमेंट है यानी कि जो इसका अपवाह क्षेत्र है वो बहुत दूरी तक होता है, बहुत बड़े एरिया पे होता है, इसलिए इसे विश्व की सबसे बड़ी नदी कहा गया है अमेजन नदी को।
अब जो है 7वें नंबर का जो है महाद्वीप, इसका नाम है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके चारों तरफ जो है स्थल भाग होता है, जिसकी वजह से इसकी स्थिति जो है द्वीपीय है, इसीलिए इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, लेकिन ये 5वें नंबर का बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल 90 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका हुआ रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों में शोध केंद्र यहाँ स्थित है, तो भारत के भी अपना शोध संस्थान यहाँ पे स्थित है। और भारत का जो शोध संस्थान अंटार्कटिका में स्थित है उसका नाम है मैत्री दक्षिणी गंगोत्री, जिसको कहते हैं ये दोनों मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री यहाँ स्थित है। अब हम यहाँ पर कुछ देख लेते। स्थल संधि के बारे में हमने देख लिया था कि ऐसा स्थल भाग सकड़ा, ऐसा स्थल भाग जो दो स्थल भागों को आपस में जोड़ता है उसे स्थल संधि कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि स्थल संधि किसे कहते हैं। स्थल संधि स्थल का एक सकड़ा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जल संधि किसे कहते हैं। तो पानी का ऐसा सकड़ा भाग जो दो बड़ी जल राशियों या समुद्र या महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है उसको जल संधि कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक पतली सी सकड़ी क्षेत्र है जल का, जो दो बड़ी जल राशियों की बंगाल की खाड़ी सागर है उसको और जो हिंद महासागर है इससे दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो आप कमेंट करके बताएं कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जो जल संधि है उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर आप जो है कमेंट करके हमें बताएंगे कि भारत श्रीलंका के बीच स्थित जो जल राशि है उसका नाम क्या है। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक और देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछ लिया गया है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो न्यूजीलैंड का जो एडमंड हिलेरी और भारत का तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये दोनों ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, और वो भी 29 मई 1953 को। जापान की जो जुंको ताबेई जो है महिला है, विश्व की सबसे पहली महिला जो एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली है, जापान की है जुंको ताबेई, जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे अपना कदम रखा। और भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट पे अपना कदम रखा यानी एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला है बछेंद्री पाल, जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे अपना कदम रखा। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, नॉलेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे जो है पढ़ेंगे, यह हमारा भूमंडल हो गया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जलमंडल के बारे में। जलमंडल के बारे में शुरुआत करने से पहले हम यहाँ पे इसमें देख लेते हैं कि जो महासागर है उसका हिस्सा कितना है, 97.5%। यानी कि जो लवणीय भाग है वो पूरा कितना है, 97.5%। और जो रेड पार्ट में आपको दिखाई दिया जा रहा है वो है अलवण जल, यानी कि जो खारा पानी नहीं है, समुद्र में नहीं पाया जाता, वो केवल 2.5% है। आगे हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं जलमंडल के बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये आप सभी को कहा जाता है। पता है कि ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अर्थ को। और वो किस लिए कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, और उसका कम 29% भाग स्थल भाग से घिरा हुआ है। जलमंडल में जल के सभी रूपों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित
होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला जितना भी जल है उसका 97.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। और ये इतना खारा होता है कि ये मानव उपयोग के लिए सही नहीं होता। यानी कि इसको जो है मानव जो है आसानी से उपयोग नहीं कर सकते। और जो शेष भाग है 2.5% जो हमने देखा था, वो जल का बहुत बड़ा भाग उसका किसमें है, बर्फ़ की परतों में है और हिम नदियों में है। और ये इसका कुछ भाग भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है, जहाँ तक हमें पहुँचना मुश्किल होता है, उपयोग करना मुश्किल होता है, बहुत परेशानी का काम होता है। जल का बहुत कम भाग एलवण जल के रूप में होता है। यानी कि एलवण जल के रूप में 2.5% ही है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीला ग्रह होने के बावजूद भी, यानी कि पानी का 71% जल यहाँ पर पाए जाने के बावजूद भी पानी की कमी इस धरती यानी कि इस पृथ्वी पर पानी की कमी पाई जाती है, महसूस की जाती है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे महासागरों के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। यानी कि महासागर जो है उसमें जल बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो जलमंडल का जो मुख्य भाग है वो क्या है, महासागर है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि महासागर क्या है, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। यानी कि जो महासागर है वो स्थिर का जल जो है वो स्थिर नहीं रहता, हमेशा गतिशील रहता है। और इसको जो है इसकी गतियों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। एक है तरंग, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा महासागरीय धाराएं। ये 3 तरह की गतियाँ होती है महासागरीय जल के अंदर 3 तरह की ये गतियाँ होती है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर, यानी कि सबसे बड़ा फिर छोटा, इस तरह से बड़े से छोटे आकार पर 5 महासागर है प्रमुख रूप से, जिसमें फर्स्ट सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर और 5वां आर्कटिक महासागर या उत्तरी महासागर के नाम से जाना जाते हैं। अब हम यहाँ पर इनको जो है महासागरों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जिसको मेरियाना गर्त कहा गया है, मेरियाना ट्रेंच कहा जाता है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर का आकार जो है वो कैसा है, वर्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो आगे हम यहाँ पे दूसरा नंबर देखते हैं, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है और इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका स्थित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित यानी कटिफटी है। यह अनियमित है। दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों या पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। यानी कि जो अटलांटिक महासागर है उसकी तट रेखा कैसी है, इस तरह से दंतुरित यानी कि इस तरह से कटिफटी है। ये जो हो रखी है इस तरह से कटिफटी है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये अनियमित भी है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल जो पोर्ट वगैरह है उनकी यहाँ पे आदर्श स्थिति बनती है। नेचुरल पोताश्रय जो है या पतन जो है, जो जहाज़ों को लाने और ले जाने में, सामान वगैरह उठाने में इनमें काफ़ी सुविधाजनक होता है। तो इसकी जो है प्राकृतिक पोताश्रय और पतनों के लिए एक आदर्श स्थिति है। यही वजह है कि व्यापार की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। तीसरा नंबर पढ़ रहे हैं हिंद महासागर, और हिंद महासागर ही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर का जो आकार है इस महासागर का त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया स्थित है, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व की ओर ऑस्ट्रेलिया स्थित है।
दक्षिणी महासागर की बात यहाँ चल रही है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महासागर के चारों ओर यानी कि दक्षिण में गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। और अंटार्कटिका महाद्वीप जहाँ पे स्थित है उसके उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये दक्षिणी महासागर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर जो है उत्तर ध्रुववर्त में स्थित है, यानी कि ये तो दक्षिणी ध्रुववर्त में स्थित है दक्षिणी महासागर, और आर्कटिक या उत्तरी महासागर उत्तरी ध्रुववर्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकड़े भाग से जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर से कौन सा? आर्कटिक महासागर। और जिस जगह से ये जुड़ा हुआ है उसको बेरिंग जल संधि कहा जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है, यानी कि ये जो आर्कटिक महासागर है ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के जो उत्तरी भाग है उससे घिरा हुआ है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं वायुमंडल के बारे में, यानी कि जो दूसरा यहाँ पर परिमंडल है उसका नाम है वायुमंडल। भूमंडल के बारे में हमने देख लिया है, अब हम शुरुआत करते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में हम यहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है चारों ओर गैस की एक परत घिरी हुई है। पृथ्वी के चारों ओर जो है गैस की परतों से ये घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है, यानी कि वायुमंडल को पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हमें सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उनसे हमें क्या करती है, बचाने का काम भी करता है वायुमंडल। वायुमंडल की जो ऊंचाई होती है वो कहाँ तक फैली हुई है? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पे 5 परतों में बांटा गया है, यानी कि जो वायुमंडल है उसका स्ट्रक्चर है उसको 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं, यानी कि जो है ये परतें जो है उसको काउंट करने का काम करते हैं ना, तो वो कहाँ से करते हैं? पृथ्वी की सतह से हम गिनते हैं। तो पृथ्वी की सतह से सबसे पास में जो है वो है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल और फिर है आयन मंडल, और 5वें नंबर का जो मंडल या परत है वायुमंडल की वो है बहिर्मंडल, जो सबसे आखिर की और सबसे बाहर की मंडल है। अब हम ये तो हो गया वायुमंडल का स्ट्रक्चर। अब है हम पढ़ते हैं वायुमंडल के कंपोनेंट्स के बारे में, संगठन के बारे में। तो वायुमंडल जो है प्रमुख रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलके या ऑर्गन गैस, इन 4 प्रमुख गैसों से मिलके बना है। बाकी अन्य जो गैसेज है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो एक साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों गैस इतनी बड़ी मात्रा में पाई जाती है कि इन दोनों गैस ही 99% भाग, पूरी टोटल जो गैस है उसका 99% भाग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही क्या करती है अपने, यानी कि उन्हीं के अंदर आता है। और आयतन के अनुसार अगर उसका आयतन देखा जाए उसके अनुसार सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी अन्य जो गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन, जो भी अदर जो गैसेज हैं वो केवल 1% में पाई जाती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी कि प्राणियों की वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा है उसको अवशोषित करती है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पृथ्वी पर जो भी ऊष्मा होती है उसको अवशोषित करने का काम करती है, जिससे पृथ्वी जो है गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और पृथ्वी गर्म रहती है तो जो पौधे होते हैं उसकी वृद्धि के लिए ये बहुत आवश्यक है।
ऊंचाई के साथ जो वायुमंडल के घनत्व यानी डेंसिटी जो है उसमें भी भिन्नता आती है, उसमें भी डिफरेंस आता है। यह घनत्व यानी कि ये जो वायुमंडल की डेंसिटी है वो समुद्र तल पे सबसे ज़्यादा होती है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेज़ी के साथ घटता जाता है। यानी कि जो समुद्र तल से के ऊपर वायुमंडल की जो डेंसिटी, वायुमंडल का जो घनत्व वो सबसे ज़्यादा होता है, और ऊंचाई के साथ साथ ये जो घनत्व है वो क्या होता है, घटता जाता है। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल का घनत्व घटता है या बढ़ता है, तो इसका आंसर होगा घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही जो है उनको क्या होता है, हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। यानी कि जो पर्वतारोही है वो पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं, तो जैसे जैसे वो ऊंचाई पे जाते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, परेशानियों का कठिनाई होती है। तो ऊंचाई पे सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम कहाँ पहुँच जाते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि तापमान जो है ऊंचाई के साथ घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल का जो है पृथ्वी पे दबाव होता है, दाब डालता है, वायु दाब जिसको कहते हैं। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, यानी कि वायुदाब भी जो है स्थान स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक वायुदाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायुदाब महसूस होता है। तो उच्च वायुदाब जहाँ पे होता है वहाँ से निम्न वायुदाब की ओर जो पवने हैं या जो वायु है वो गतिशील होती है। कहाँ से होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो वायु है वो बहती है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु बहती है। गतिशील वायु जो है उसको क्या नाम बोला गया है, पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं चौथे नंबर का जीवमंडल। और जीवमंडल यहाँ पर देखते हैं। हमने देख लिया है भूमंडल, जलमंडल, तीसरा हमने देख लिया वायुमंडल। अब चौथा हम यहाँ पर देखते हैं जीवमंडल। जीवमंडल क्या होता है, जहाँ ऐसा स्थान या ऐसा सीमित क्षेत्र जहाँ पे स्थल, जल और हवा तीनों एक साथ मिलते हैं, उसको उस सीमित भाग को जीवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती है, यानी कि बहुत सी प्रजातियाँ होती है जो कि सूक्ष्म जीवों या बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े प्राणी या बड़े बड़े जीवों या बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार वाली प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती है बायोस्फीयर में। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े होते हैं, यानी कि मनुष्य स्वयं भी और जो अन्य प्राणी हैं वो भी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तथा जीवमंडल से भी ये बायोस्फीयर से भी ये जुड़े हुए होते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत, यानी कि इनको दो भागों में बांटा गया है। जंतु जगत में जीव जंतु आते हैं, प्राणी आते हैं। पादप जगत में जो वनस्पतियाँ आती है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं, उनको शामिल किया जाता है। पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, यानी कि जो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों मंडल आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे एक उदाहरण से हम देखते हैं कि ये जो तीनों मंडल है आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर एक मंडल को क्षति पहुँचती है, हानि पहुँचती है, तो दूसरा मंडल भी डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि उसको भी नुकसान होता है, या एक मंडल पर प्रभाव पड़ने पर दूसरा मंडल भी प्रभावित होता है। इस बात को हम इस उदाहरण से देखते हैं कि लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो ढलान वाली मिट्टी है उसका कटाव होना शुरू हो जाता है, यानी कि कटाव तेज़ी से होने लगता है। तो यानी कि यहाँ पर किसको, वनस्पति को काटा गया, और कटाव यहाँ पे खेती यानी कि लैंड पार्ट का, यानी कि लिथोस्फीयर का कटाव यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो इससे ढलवा भाग पर मिट्टी, इसी प्रकार जो प्राकृतिक
आपदाएं हैं, जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा है उससे भी लैंड पार्ट जो है वो प्रभावित होता है, उस पर भी क्षति होती है, हानि होती है। और उसको हम देखते हैं हाल ही के अंदर कुछ सालों पहले जो सुनामी है उसके कारण क्या हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों से अब जो है इस कुछ जो नदी है, झील है, उसमें जो है दूषित पदार्थों को प्रवाहित हो जाने से उनका जो है जल खराब हो जाता है और जल जो है मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। जो दूसरे जीव जंतु है वो जल का ग्रहण करते हैं तो उनको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। यानी कि जो उद्योग है, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा में वृद्धि होती है तो पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होती है। इसी को भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए हमें जो है इन तीनों मंडलों को क्या करना पड़ेगा, संतुलित बनाए रखना पड़ेगा। इसलिए जो है भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच जो प्राकृतिक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, पृथ्वी के जो संसाधन है उनके सीमित उपयोग की आवश्यकता है। यानी कि जो पृथ्वी के संसाधन है उनको सीमित मात्रा में और सोच समझकर उपयोग करने की आवश्यकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कक्षा 6 की बुक है भूगोल की, उसका पाठ 5 की जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। आशा है आपको ये बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और इसी तरह से हम इसी बुक को कंप्लीट आगे से आगे करते रहेंगे। आपको इस चैप्टर में जहाँ कुछ भी समझ में नहीं आया है प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। आपका जो भी डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।